हेलो एवरीवन, आज आपकी क्लास में पढ़ाने वाले हो क्लास 10th जय प्रक्रम का टॉपिक है श्वसन तंत्र। किसे कहते हैं श्वसन, मतलब कि श्वसन की क्रिया क्या है। ये हम कह सकते हैं श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम परिभाषा जानेंगे कि श्वसन तंत्र एक साधारण भाषा में सभी लोग जानते होंगे कि सांस को लेना और छोड़ना श्वसन है, लेकिन मैं इसको डिटेल से देखती हूँ। आज की क्लास में डिटेल से देखते हैं ऑक्सीडेशन। सबसे पहले मैंने कहा कि ये एक प्रकार से ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन की क्रिया का मतलब ये है कि O2 ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। इसके बाद हम इसके बाद टॉपिक क्या है, इसके बाद ऊर्जा तथा ऊष्मा। मतलब कि यदि हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, संचरित होता है, वायु संचरित होता है। तो हमारी शरीर की जो बॉडी है वो या हम कह सकते हैं कि वो गर्म होती है, या हम कह सकते हैं कि हीट होती है, या हम कह सकते हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है। बात वही है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई पर्सन होता है, वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब उसके ऑक्सीजन जाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है या ऑक्सीजन करना बंद हो जाता है तो उसकी शरीर क्या हो जाती है, बॉडी उसकी क्या होती है, ठंड हो जाती है। तो ऑक्सीजन का रुकना और बॉडी का ठंड हो जाना तुरंत हो जाएगा। बस समझ में आई ना। इसके बाद क्या होता है, अपचयी क्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटाबोलिक। क्या कहते हैं, कैटाबोलिक। क्या कहते हैं, कैटाबोलिक कहते हैं। कैटाबोलिक का मतलब होता है, ये एक प्रकार से श्वसन की क्रिया क्या होती है, अपचयी क्रिया होती है। कहने का मतलब ये है कि कैटाबोलिक मतलब कि टूटना, कैटाबोलिक। एनाबोलिक मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो एनाबोलिक माने जुड़ना, अपचयी क्रिया का मतलब क्या है, अपचयी क्रिया का मतलब कैटाबोलिक मतलब कि टूटना। इसके बाद श्वसन अंग क्या है, श्वसन अंग कौन कौन से हैं, तो ये जानेंगे। देखिए, पहला हमारा अंग क्या है, फेफड़ा, जो कि स्तनधारी जो होते हैं। स्तनधारी मतलब जिसमें जीव होते हैं, वो स्तनधारी में आते हैं। किस में आते हैं, जीव हो गया, मनुष्य हो गया, और भी है जो जिसमें जान होती है, जीव जंतु भी होते हैं। और जैसे कि स्तनधारी मतलब कि हम मनुष्य। तो ये क्या है कि ये कैसे श्वसन करते हैं अपना, ये फेफड़ों के द्वारा ये श्वसन करते हैं। किन के द्वारा श्वसन करते हैं, ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। और इसके बाद कीट मतलब कि पक्षी। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो वो कैसे श्वास लेते हैं, श्वास नली के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं श्वास, वो कैसे श्वसन करते हैं, अपना श्वास नली के द्वारा क्रिया करते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, जलीय जीव। इसके बाद क्या है, जलीय जीव, मतलब कि जल के अंदर रहने वाले जीव, वो कैसे श्वसन करते हैं, तो वो गिल्स मतलब कि गलफड़े। गिल्स मतलब क्या है, गलफड़े। तो गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं कौन, जो जल के अंदर रहते हैं। और मेढक कैसे सांस लेते हैं, तो मेढक दो तरीके से सांस लेते हैं। मेढक दो तरीके से सांस लेते हैं। जब ये भूमि में रहते हैं, जब ये भूमि में रहते हैं तो ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। और जब ये जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, तब ये त्वचा से सांस लेते हैं। तब ये कैसे लेते हैं, त्वचा से लेते हैं। अब टेडपोल, अब ये मेढक ही है जो बरसात की ऋतु में छोटे छोटे मेढक निकलते हैं, तो वो कैसे श्वसन करते हैं, अपना गिल्स के द्वारा लेते हैं, गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। आगे हमने बताया, यहाँ पे देखेंगे श्वासोच्छ्वास, मतलब कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। तो बेटा श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इंस्पायरेशन को हिंदी में कहते हैं निश्वसन, और हिंदी में
कहते हैं एक्सपायरेशन को निःश्वसन। निःश्वसन मतलब लेना और निःश्वसन मतलब छोड़ना। तो हमने लिखा भी है, क्या लिखा? इंस्पायरेशन मतलब निःश्वसन और निःश्वसन का मतलब लेना, क्या? लेना। और निःश्वसन का मतलब होता है छोड़ना। ये तो श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है कुछ? क्या बताया मैंने? श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मतलब निःश्वसन और निःश्वसन करने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, दोनों की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन लेते कितना है? 78%। छोड़ते कितना है? 78%। लेकिन जरूरी नहीं है, नाइट्रोजन तो 78% लेते हैं और छोड़ते भी 78% है, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं करते ऐसा। ऑक्सीजन लेते 21%, ऑक्सीजन लेते 21% और छोड़ते 17, कितना? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड लेते 0.03% और छोड़ते कितना है इसका? 4%। बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया कितना? 0.03% और छोड़ा कितना? 4%। ऑक्सीजन लिया कितना? 21%, छोड़ा कितने? 17%। तो लेने और छोड़ने दोनों की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसकी स्ट्रेटेजी इसके आगे बताते हैं फिर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। हेडिंग डालेंगे श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? अब हम देखिए श्वसन मार्ग देखते हैं। श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग की परिभाषा क्या होती है बेटा? कि वायु जिस मार्ग से, या हम कहते हैं वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देखिए परिभाषा देखेंगे, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, का अनुसरण करती है श्वसन मार्ग कहलाता है। श्वसन मार्ग कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। ये परिभाषा होगी, बहुत साधारण भाषा तो मैंने बताया। वायु जिस मार्ग से होकर के गुजरती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। या हम इसकी परिभाषा दूसरी भी बना सकते हैं, आपकी भाषा क्या है? वायु जिस मार्ग से होकर के गुजरती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। ये तो कहा। अब वो किस से होकर के गुजरती है उससे देखते हैं। सबसे पहले जो वायु होती है, श्वसन होता है, वो सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है? तो नासा छिद्र से प्रवेश करती है। किससे? नासा छिद्र से। अब देखें, सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं। क्या? नाक से सांस लेते हैं। तो ये क्या है? अब नासा छिद्र क्या होता है कि नाक में क्या होता है? छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल होते हैं ना। तो ये क्या होते हैं कि धूल और कणों को वायु के साथ, वायु लेते हैं, वायु लिया ना, तो धूल और कणों को क्या बाल क्या करते हैं? चिपका लेते हैं। और चिपकाने के बाद क्या होता है कि शुद्ध वायु अंदर जाने देते हैं। इसके बाद वायु कहाँ जाती है? नासा कपाट में जाती है। किस में जाती है? नासा कपाट में जाती है। अब वो सभी के दिमाग में आ रहा है नासा कपाट क्या है। तो बेटा नासा कपाट क्या होता है कि ये जो नाक से होकर के ये जो चिपचिपापन होता है, चिपचिपापन मतलब कि एकदम चिपचिपाहट के जैसे होता है, म्यूकस होता है यहाँ पे। तो ये क्या होता है? चिपचिपापन होता है।
तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हमारे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, बाल जो होते हैं, यदि वायु के धूल के कणों को नहीं चिपका पाते हैं तो नासा कपाट उन कणों को चिपका लेते हैं और शुद्ध वायु को अंदर जाने देते हैं या प्रवेश करने देते हैं। इसके बाद क्या होता है, तीसरे नंबर में ग्रसनी। क्या होता है, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद क्या होता है, स्वरतंत्र। क्या होता है, स्वरतंत्र। स्वरतंत्र। अब स्वरतंत्र क्या होगा, देखिए स्वरतंत्र क्या होता है कि जो हम ये बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, तो यदि हम इसको दबा लें तो हमारी आवाज़ नहीं निकलेगी ना, नहीं निकले, कोई दबाएगी मतलब ना ऐसा, ठीक है। तो जैसे हमने दबा लिया तो देखो हमारी आवाज़ नहीं आ रही, यही क्या है, स्वर तंत्र है। इसके बाद कहाँ जाते हैं, वही श्वास नली में जाता है। कहाँ जाता है, श्वास नली। श्वास नली में जाता है। इसके बाद कहाँ पे जाता है, ब्रोनकाई में जाता है। ब्रोनकाई। इसके बाद कहाँ पे जाता है, ब्रोनक्यूलस। ब्रोनक्यूलस। ब्रोनक्यूलस के बाद कहाँ पे जाता है, वायु। इसके बाद जाता है ब्लड, वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक। इसके बाद कहाँ पे जाता है, ब्लड। ब्लड के बाद कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बहुत साधारण भाषा है। क्या है, नासा छिद्र, पहले वायु कहाँ पे जाती है, नासा छिद्र में जाती है। ये सब क्या है, रास्ते हैं, मार्ग है इसका वायु का, बस समझे। तो क्या हो जाएगा, नासा छिद्र मतलब कि नासा, नाक में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहां पे जाती हैं। इसके बाद नासा कपाट में जाती है। इसके बाद ग्रीष्मी में जाते हैं, स्वरीय तंत्र में जाते हैं, श्वास नली में जाते हैं, ब्रोनकाई में जाते हैं, ब्रोनक्यूलस में जाते हैं। अब आपको ये श्वास नली तक तो समझ में आया होगा, और ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूलस के बाद नहीं समझ में आया होगा, तो इसको फिगर से बताती हूँ मैं आपको। किससे बताते हैं, फिगर से। देखते हैं इसमें, बेटा इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, वायु कोष्ठक। इसके बाद क्या है, ब्लड, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए बेटा, ये हमने क्या बनाया, श्वास नली बनाई। क्या बनाई ये, श्वास नली। श्वास नली क्या बनाया मैंने, श्वास नली बनाया। अब ये क्या करता है कि यहां से हम क्या करते हैं, ऐसे करके हम फेफड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसमें फेफड़ा बनाते हैं। देखो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ये फेफड़ा बनाते हैं। अब ये फेफड़ा में क्या होता है कि ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। कैसे बना होता है फेफड़ा, दोहरी झिल्ली से बना होता है, और इस जो जिससे बना होता है उसे कहते हैं प्लीउरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लीउरा मेम्ब्रेन। ये जो झिल्ली बना रहे हैं ना, दोहरी झिल्ली, तो इसे क्या कहते हैं, प्लीउरा। क्या कहते हैं, PLURA, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली, ठीक है। अब देखिए बेटा, देखेंगे, देखिए ये श्वास नली है। श्वास नली से कहाँ
श्वास नली से वायु कहाँ पे आती है? ये जब श्वास नली दो भागों में बट जाता है, इसे ही हम कहते हैं ब्रोनकाई। क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। इसे ही हम ब्रोनकाई कहते हैं। जब ये श्वास नली दो भागों में बट जाता है तो हम इसे कहते हैं ब्रोनकाई। क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। इसके बाद देखिए बेटा कि इसके बाद ये कुछ भागों में वैसे करके बट जाता है, ऐसे करके। ब्रोनकाई भी कई भागों में बट जाता है इस तरह से। फेफड़ों के अंदर क्या है, ये कई भागों में इस तरह से बढ़ जाता है और इसमें गुच्छे की तरह कुछ संरचना दिखाई देती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, देखते जाएंगे। ये ऐसे करके क्या होते हैं? बट जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वायु कोष्ठक। देखिए अब हमने क्या बनाया? फेफड़ा बनाया। ठीक है, फेफड़ा बनाया। बनाने के बाद हमने कहा कि ये दो भागों में बट गया। अब इसके बाद ये जब ब्रोनकाई दो भागों में बट गया, इन्हें ब्रोनकाई कहा गया। इसके बाद ये भी कितने भागों में बट गए? कई अन्य भागों में बट गए। इन्हें कहते हैं ब्रोनक्यूलस। इन्हें ही क्या कहते हैं? ब्रोनक्यूलस। इन्हें कहते हैं ब्रोनक्यूलस। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ही क्या आता है? ब्लड आता है। अब ब्लड किसके साथ में आता है? HB के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। देखिए वायु जो है श्वास नली आया, श्वास नली से दो भागों में बट गया, ब्रोनकाई में। इसके बाद श्वास क्या हुआ? ब्रोनक्यूलस में गया। ब्रोनक्यूलस में क्या होते हैं? वायु कोष्ठक होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। क्या कहते हैं इन्हें? वायु कोष्ठक। इन्हें कहते हैं वायु कोष्ठक। ये दो भागों, ये क्या होता है? वायु कोष्ठक होता है। यहाँ पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन। वायु आकर के यहीं पे क्या होता है? स्टोरेज हो जाता है। तो ब्लड आता है हीमोग्लोबिन के साथ में, और हीमोग्लोबिन के साथ में लेकर के कहाँ पे जाता है? ये कोशिका में लेकर के जाता है। अब कोशिका किसको दे देता है? माइटोकांड्रिया को दे देता है। हीमोग्लोबिन किसको दे देता है? कोशिका। कोशिका किसको देती है? माइटोकांड्रिया। अब माइटोकांड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है, तो उसमें ग्लूकोज बनाता है ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज बना करके कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर देता है, या कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देता है, CO2 को। मतलब लिया O2, क्रिया किया CO2। मतलब क्रिया ये नहीं किया तो किसने है? माइटोकांड्रिया ने। तो मैंने कहा ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ लिया और इसके बाद उसको माइटोकांड्रिया को, कोशिका के माइटोकांड्रिया को दिया। माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है और वो ग्लूकोज बनाता है। बनाने के बाद वो CO2 को बाहर कर देता है। बाहर का मतलब हीमोग्लोबिन को दे देता है। हीमोग्लोबिन आकर के फेफड़ा को दे देता है। फेफड़ा जाकर के उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकाल देता है, छोड़ देता है। बात समझ में आ गई? और दूसरी बात, ये ऑक्सीजन से तो प्यार करता ही है, ये सत्य है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है। किससे करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है। यदि ऑक्सीजन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब धुआं, क्या? धुआं। ये कहीं, जैसे आप देखते हैं पति पत्नी है, ठीक है, तो पत्नी तो उनकी जिम्मेदारी है, तो वैसे ही O2 इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यदि क्या होता है कि यदि उसकी GF मिल गई तो वो उसको प्यार करेगा, मानेगा ना उसे। तो वैसे ही ये क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को मानता है, मतलब प्यार इसी से करता है। अगर ये होगा तो इसको पहले ही अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए तुरंत ये कहाँ, जब धुआं के पास बैठ जाता है तो पहले ही तुरंत सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा तक पहुंच जाता है, प्रॉब्लम होने लगती है, दिक्कत होती है, क्योंकि ये तुरंत उससे लाइक करता है ना, इसलिए। बस समझ में आ गई? इसके बाद ये बात मेरी समझ में आ गई। तो पहले वायु कहाँ जाता है? नासा क्षेत्र में जाता है, नासा कपाट में जाता है, ग्रेष्नी में जाता है, स्वतंत्र में जाता है, श्वास नली में जाता है, ब्रोनकाई में जाता है। ब्रोनकाई इसे कहते हैं जो दो भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद ब्रोनकाई भी कई भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें ब्रोनक्यूलस कहते हैं। इसके बाद वायु कोष्ठक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक कहते हैं। वायु कोष्ठक का मतलब यह है कि इनका स्टोर, वायु का स्टोर कहाँ पे होता है? इन गुच्छों में होता है। और ब्लड आता है हीमोग्लोबिन के साथ में, हीमोग्लोबिन उठाता है
कोशिका के पास ले जाता है, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को देता है और माइटोकॉन्ड्रिया तरफ से चक्र चलाता है और वो ग्लूकोज के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है हीमोग्लोबिन को, और वो उठा करके फिर इसको दे देता है, फिर ये क्या करता है, बाहर फेंक देता है। इस तरह से वायु का परिवहन होता है या वायु का अनुसरण करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं फिर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए एक ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है इसमें। बेटा ये क्या है, एपिग्लोटिस है। ये क्या है दोनों, ये क्या है, एपिग्लोटिस है। जो बना रहे हैं क्या है, एपिग्लोटिस। क्या है ये, एपिग्लोटिस। देखिए इसका क्या कार्य होता है, क्या नाम लिया हमने, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, देखिए इसको, एपिग्लोटिस क्या है बेटा, ये हुआ भोजन, ये हुआ भोजन मतलब ये फूड की रास्ता, और ये हुआ एयर की रास्ता। ठीक है, ये हुआ एयर की रास्ता और ये हुआ फूड की रास्ता। तो जब हम श्वसन करते हैं, तो जब हम श्वसन करते कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी। जैसे कि कोई कहता है कि हमें कोई याद कर रहा है, नहीं, आपको कोई नहीं याद कर रहा है, सद आप किसी को याद कर रहे हैं, तुम्हें कोई नहीं याद कर रहा है। कैसे, एपिग्लोटिस क्या करता है बेटा कि ये अपने संदेश पर ही निर्भर होता है, अपने संदेश पर ही नियंत्रित रहता है। संदेश कौन देता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, वह तंत्र जिसमें सोचने और समझने की क्षमता होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यदि हमारा ब्रेन ना काम करे तो हम क्या कर सकते हैं, ना ही कुछ सोच सकते हैं, ना ही कोई वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, जब ये तंत्रिका तंत्र इसको संदेश देता है एपिग्लोटिस को कि बेटा ये क्या है, फूड आ रहा है या फूड का वाहन हो रहा है या परिसंचरण हो रहा है, तो ये क्या करता है, ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ये इधर को होगा तो इधर को खुल जाएगा और ये एयर वाली रास्ता बंद कर देगा। यदि तंत्रिका तंत्र संदेश देता है कि एयर की है तो ये एपिग्लोटिस इधर हो जाएगा और ये इधर की रास्ता एयर वाली खुल जाएगी। बस समझ में आ रहा है। तो एयर और फूड की संदेश कौन देता है, एपिग्लोटिस, तंत्रिका तंत्र देता है, और एपिग्लोटिस उससे क्या करता है, जैसा ये संदेश देगा वैसे ही ये एपिग्लोटिस कार्य करता है। बस समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य है, जैसे हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, हम किसी को सोच रहे हैं, अब क्या हुआ, पूरा दिमाग तो हमारा किसी को सोचने में लगा हुआ है, पूरा दिमाग हमारा किसी को सोचने में लगा हुआ है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, भाई तंत्रिका तंत्र तो पूरा दिमाग वहीं पे लगा ना, तो कब बताएगा एपिग्लोटिस को, नहीं बता पाता है। जब वो नहीं बता पाता है तो एपिग्लोटिस भी क्या क्या कहता है, यार तूने बताया ही नहीं कि मैं भोजन हूँ या वायु हूँ या क्या हूँ, मुझे क्या मालूम, मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो क्या होता है कि हम किसी को याद कर रहे थे, हमको किसी ने नहीं याद किया है। बात समझ में आई ना। तो जब हमारा दिमाग वहीं पर लगा हुआ है तो ये क्या करता है, ये जब भोजन करते हुए हम भोजन कर रहे हैं, एपिग्लोटिस को नहीं पता, हमारा तंत्रिका तंत्र कहीं और लगा, हमारा ब्रेन कहीं और लगा हुआ, तो ये क्या करता है, इसको बंद कर देता है, इसको खोल देता है एयर को। और जब एयर को खोल देता है तो भोजन कहाँ चला जाता है, सारा इसमें चला जाता है। और जब इसमें चला जाता है तो ये फेफड़ा क्या कर देता है, चल तेरी रास्ता नहीं है, निकल। या फिर वो क्या करता है, नाक के द्वारा फिर बाहर फेंकता है, तो नाक के द्वारा निकलता भी है,
आपने देखा होगा भोजन फटाक देना निकल आता है। बात समझ में आई ना। इसके बाद देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद बताते हैं फिर। इसके बाद देखें, देखिए टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब यह है कि हम एक बार में कितना सांस लेते हैं। एक बार में हम कितना सांस लेते हैं, तो हम लिखेंगे एक बार में कितना सांस लेते हैं। तो बेटा कितना लेते हैं, 500 ml। कितना लेते हैं, 500 ml लेते हैं एक बार में सांस। जैसे मैंने लिया, क्या लिया, ऐसे करके लिया ना, एक बार में कितना लिया ml, और छोड़े कितना, ऐसे को छोड़ देना। फेफड़ों से सांस लिया और छोड़ दिया, तो एक बार में कितना, 500 ml ले सकते। अधिकतम कितना ले सकते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी अधिकतम कितनी ले सकते हैं, 600 ml कितनी ले सकते हैं, अधिकतम ले सकते हैं, अधिकतम कितनी ले सकते हैं, अधिकतम 600 ml ले सकते हैं, 600 ml ले सकते हैं अधिकतम। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए, मैंने फेफड़े के बारे में बताया, ना थोड़ा सा। देखिए, फेफड़े के नीचे एक डायफ्राम भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बारे में फिर से फेफड़े के बारे में बता देती हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, ग्रास नली है ऐसे करके, और ये क्या 2 भागों में बट जाता है ऐसे करके, और ये क्या होता है, ऐसे ऐसे करके 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, ये देखो छोटा सा बनाया मैंने थोड़ा सा। देखिए 2 भागों में बट जाता है, तो इसके नीचे बेटा क्या होता है, एक डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम। बेटा जब ये डायफ्राम हमारा जो होता है, ये नीचे का भाग, तो ये डायफ्राम ही हमारे फेफड़े को हेल्प करती है, और फेफड़े के द्वारा हम जब सांस लेते हैं, यदि हमारा डायफ्राम टूट जाता है तो क्या होता है ना कि आप देखते होंगे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने देखा होगा कि उसको कोई ना हाथ ना टूट ना कुछ भी नहीं होता है, और वो मर जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसका डायफ्राम टूट जाता है। क्योंकि बेटा क्या होता है कि फेफड़े को सहायता कौन देता है, डायफ्राम। यदि डायफ्राम काम नहीं करता है, अब देखो कोई गर्भवती महिला होती है, जब वो गर्भवती महिला जो होती है, तो अब उसका तो काफ़ी बड़ा पेट होता है, तो वो तो डायफ्राम तो उसका यूज ही नहीं करता है। लेकिन हाँ, उसकी पसलियाँ काम करने लगती हैं उसकी जगह पे। कौन काम करने लगता है, पसलियाँ काम करने लगती हैं। तो यदि डायफ्राम टूट जाता है तो इंसान नहीं बचता है। तो क्यों, क्योंकि हमारे श्वसन की क्रिया ही नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई ना। तो ये भी डायफ्राम है, जो कि इससे क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। डायफ्राम क्या होता है, ये इससे जुड़ा होता है डायफ्राम। ये नीचे वाला भाग ये है डायफ्राम। बेटा ये डायफ्राम होता है, और ये क्या करता है कि ये जो डायफ्राम होता है, यदि अगर ये टूट जाता है तो कोई बचता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये श्वसन की क्रिया में यही तो सहायता करता है। ये क्या करता है, सहायता करता है। देखिए ये फेफड़ा बना दिया हमने छोटा सा, ये देखिए, और ये क्या है, सांस नली है। बात समझ में है ना। आई होप आप लोगों के समझ में आ गई हो मेरी बात। तो बेटा क्या करना है,
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात, रात में कितनी श्वसन करते हैं और दिन में कितना श्वसन करते हैं? तो नाइट में हम क्या करते हैं, नाइट में हम बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं, तो कितना 12 ml लेंगे, कितना नाइट में, और डे में कितना लेते हैं, 16 ml लेते हैं सांस। बात समझ में आ गया? यदि मेरी बात समझ में आ गई हो तो बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब कि मेरी कैसी लगी क्लास, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। यदि मेरी बात आपकी तक समझ में आ गई हो तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी क्लास कैसे लगी। और थैंक यू।